हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो से, इस लेक्चर से हम एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने पिछले साल कुछ अपने सीएमए फाउंडेशन जो पेपर टू अकाउंट्स है, वैसे पेपर का पूरा नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, और लेकिन हम प्यार से अकाउंट्स बोल देते हैं। उन लेक्चर्स में मैंने देखा कि बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मतलब कुछ बच्चे थे जो यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं पूरे लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा था चैनल पे। तो मैंने अब सोचा है कि अब जो नेक्स्ट आपके एग्जाम होने वाले हैं जून के बाद, मतलब दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए मैं नई लेक्चर्स आपके पूरे स्टार्ट कर रहा हूँ इस पेपर के, पेपर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जिसको हम प्यार से बस अकाउंट्स बोल देंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन लेक्चर्स को बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लेक्चर्स, प्रॉपर सिस्टमैटिक टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते रहे, जिनकी मदद से आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जो बेसिकली फीस वगैरह देके कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कहीं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे। उन बच्चों के लिए ये लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। लेकिन थोड़ा सपोर्ट आपको करना है बच्चों, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि ये जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच भी पाए, और थोड़ा मेरे को भी आप लोगों से सपोर्ट मिल जाएगा। तो जितना आप लोगों से मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं भी अपनी तरफ से उतना आपको सपोर्ट दूंगा। राइट, ठीक है। चलो, तो आज तो फर्स्ट लेक्चर है, तो सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उन बच्चों का स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे हैं इस चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो पहले तो मैं क्विकली जरा इस पेपर के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पेपर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। राइट, तो सीएमए फाउंडेशन जो एग्जाम है आपका, पहली बात बच्चों, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट में, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, मुझे पता है। ये पूरा एक एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, एग्जाम होता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। राइट, तो बेसिकली इसमें 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। दूसरा पेपर जो बेसिकली जो पेपर मैं टेकअप करता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बाकी जो 2 पेपर है, एक उसमें लॉ का पेपर है और एक मेरे ख्याल से क्वांट का पेपर है। राइट, हर पेपर की, हर सब्जेक्ट की अपनी 100 मार्क्स की वेटेज है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, आपके 4 पेपर हैं, उसमें मेरा पेपर नंबर 2 है। पेपर का नाम जैसे कि मैंने बोला है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको मैं प्यार से शॉर्ट में बोल देता हूँ FFCA। FFCA, तो बेसिकली ये 100 मार्क्स का पेपर होगा पूरा। ये बेसिकली 100 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी आपका कह सकते हो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। आपका जो एग्जाम होगा वो सेम डे होगा। सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है, 2 सेशंस में होता है, 2-2 घंटे के 2 सेशन होते हैं। पेपर 1 एंड 2 का पहला सेशन होता है 2 घंटे का, और पेपर 3 एंड 4 का दूसरा सेशन होता है 2 घंटे का। इस तरह से पहले आपका पूरा सीएमए फाउंडेशन एक ही दिन में निपट जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए मोटा मोटा आपके पास 1 घंटा है। लेकिन आपको लगेगा 1 घंटे में हम 100 नंबर का अकाउंट्स का पेपर कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है। 50 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, और हर एमसीक्यू की 2 मार्क्स की वेटेज रहती है। तो एज ऑफ नाउ आपका ये पैटर्न है, 100 मार्क्स। और सबसे दिलचस्प बात जो कह सकते हो इस पेपर को सीए फाउंडेशन जैसे एग्जाम से कई गुना इजी बना देता है, वो है नो नेगेटिव मार्किंग। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप दिल खोल के तुक्के जड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब। तुक्के मारो, जो करना है करो। हालांकि ऑब्वियसली कोई भी टीचर नहीं चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि भाई किसी स्टूडेंट की ऐसी नौबत आई कि उसे तुक्के मारने लगे। भाई आइडियली तो हम ऑलवेज चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट जब आप मेरा सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तो आपको एक भी क्वेश्चन में तुक्का मारना ना पड़े, आप इजीली उसे सॉल्व कर लो। बट हाँ, खुदा ना खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन, तो आप तुक्का मार सकते हो। नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से आपका एग्जाम का बेसिकली पैटर्न रहता है। अब ये जो 100 मार्क्स की वेटेज है आपकी,
100 मार्क्स का पेपर है। पेपर का नाम देखो, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब इस पेपर में आपकी दो तरह की अकाउंटिंग कवर हो रही है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने 11th क्लास में अगर अकाउंट्स पढ़ी होगी तो वहां पे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में आप ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते थे, जहां बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती थी, कॉस्ट अकाउंटिंग होती थी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की काफी सारी कवरेज है और बहुत ही ज्यादा लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड कवरेज है कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल ही बेसिक कवरेज है। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखी है वो पेपर, मतलब बेसिकली इस पेपर में जो आपका एक सेक्शन है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। तो दो सेक्शन हो गया आपका, सेक्शन ए हो गया आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसकी जो वेटेज है वो है 70% की, इसकी वेटेज है आपकी 70% की, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये 70 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, ठीक है। तो ये 70% मतलब 70 मार्क्स। और फिर आपका जो सेक्शन नंबर बी है वो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बैलेंस 30%, मतलब कहीं ना कहीं 30 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, राइट। हाँ, इसमें उन्होंने और पूरे चैप्टर को यूनिट वाइज बांट रखा है, उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। मैं सिलेबस का आपको पूरा भी एक बार ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या है इसमें, फिर हम अपना आज ही की लेक्चर में, इसी लेक्चर में अपने मेन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं तो आपके साथ अभी कोई डिस्कशन करूंगा नहीं, हालांकि अगर मैं नीचे जाऊं तो आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपको सेक्शन बी में दिखाऊं, बेसिकली जो आपका पूरे स्टडी मटेरियल 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, उसमें मॉड्यूल 4 पूरा सेक्शन बी का कवरेज है, करता है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मोटे मोटे आपको 5 चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। इस पे लेकिन मैं अभी आपके साथ कोई चर्चा नहीं करूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपके लिए बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट है, इट इज अ न्यू पेपर, आपने कभी आज तक पहले पढ़ा नहीं। तो इसमें मैं अगर आपको सिलेबस पढ़वा भी दूंगा ना तो आपको ऐसा कुछ समझ आएगा नहीं कि क्या है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी कि आपकी इसमें कवरेज क्या है। हालांकि मैं अगर मोटा मोटा बोलूं तो बहुत ही बेसिक है। प्रैक्टिकल चैप्टर इसमें सिर्फ एक है, जो लास्ट वाला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, जो बेसिकली जिसका नाम है कॉस्ट शीट, यही एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके जितने भी है इसमें, वो मोर और लेस थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि थ्योरी है, इट मीन्स कि आपके कुछ बेसिस बनेगा इस सब्जेक्ट का। बिकॉज जब आप इंटर में जाओगे, आगे जाओगे, आप बनने ही वाले हो कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो आपको तो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपका बिल्कुल जो बेस बनेगा, फ्रेमवर्क बनेगा, वो यहां से बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, राइट। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, बिजनेस डिसीजंस में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉस्ट क्या होती है भाई, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। कॉस्ट किन किन प्रकार की होती है, बहुत सारी चीजें आप यहां सीखोगे। फिर आप अपनी कॉस्ट शीट बनाना सीखोगे। कॉस्ट शीट में बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें आप सीखते हो कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं किसी चीज के लिए। इसलिए अभी आपको ऐसा देख के कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या है यहाँ पे, तो इस पे मैं ज्यादा अभी जोर डालूंगा नहीं। ये जब ग्रेजुअली जब आप पढ़ लोगे तो आपको अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैं मेन डिस्कशन करूंगा पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, बिकॉज ये है मेजर पोर्शन पूरे सिलेबस में। 70 मार्क्स तो है ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जो कवर करना है आपको इन 70 मार्क्स में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बहुत सारा है, काफी वास्ट है। इसमें बस हाँ एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पोर्शन नहीं है, कंपनीज की कोई अकाउंटिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाकी सब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके सभी कुछ है। हाँ, किसी चैप्टर में हो सकता है कुछ पार्ट उन्होंने काट रखा हो या कुछ चैप्टर कोई कॉन्सेप्ट एक्सक्लूड कर रखा हो, लेकिन वैसे टॉपिक्स आपको मोर और लेस सभी करने हैं। और सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो इसी में लगता है, ट्रस्ट मी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सेक्शन बी, इसको कवर करने में हार्डली कुछ लेक्चर्स लगते हैं, जो मेजर पोर्शन ऑफ टाइम आपको लगता है वो इस सेक्शन ए को करने में लगता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपका जो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको एक बार वापस अगर इस पे लेके आऊं तो आप देख सकते हो 1 2 3 मॉड्यूल्स में बेसिकली उन्होंने डिवाइड कर रखा है, दिस इज मॉड्यूल्स। तो पहला इसमें अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो देखो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में क्या क्या है, इसमें अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ बेसिक चीजें हो गई जैसे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल, आपका बेसिक जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि जर्नल वगैरह में कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैश बुक वगैरह हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है।
फिर कुछ आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डिप्रिसिएशन, और ये तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपका, अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मतलब ये सब टॉपिक्स आपके बेसिक अकाउंटिंग में, इसको इन्होंने बोल रखा है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, राइट। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है, अच्छा इसकी वेटेज कितनी है, देखो इसकी वेटेज भी उन्होंने बता रखी है 30%, मतलब 70% का 30%, नहीं सॉरी 70% का 30%, में गलत बोल गया, ये 30% ही ओवरऑल 100 मार्क्स का आप 30% समझ लो, ठीक है, क्योंकि 30 + 15 + 25 में कुल मिला के बन रहा है 70%, राइट। ठीक है, तो कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये मॉड्यूल जो आपका 1 है ये 30 मार्क्स का है। और अगर हम 2 मार्क के एमसीक्यूज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि एमसीक्यूज आएंगे 2 मार्क्स के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 एमसीक्यूज बनने चाहिए इस मॉड्यूल से 2 मार्क्स के, अकॉर्डिंगली 30 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रोफेशनल एग्जाम है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, याद रखना, बिकॉज ये कोई स्कूल के एग्जाम नहीं है, कोई 12th क्लास के पेपर नहीं है, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड है आपका मॉड्यूल वो है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसमें मोटे मोटे बस आपके 3 चैप्टर्स हैं। क्या क्या? एक है कंसाइनमेंट, फिर है जॉइंट वेंचर, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें भी एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होता है अकोमोडेशन बिल और इंसॉल्वेंसी का, ये एक्सक्लूड कर रखा है उन्होंने, मतलब लिमिटेड पोर्शन ही है कहीं ना कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी। तो इसकी कितनी वेटेज बता रखी है इंस्टीट्यूट ने आपको, इसकी वेटेज बता रखी है 15%, यानी कह सकते हो आप ये अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का है। मॉड्यूल 2 कह लो, यूनिट 2 बोलो, जैसा भी आप बोलना चाहो, ये 15 मार्क्स का है अप्रोक्सीमेटली। फिर थर्ड मॉड्यूल है आपका विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट्स, जिसमें एक तो सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स के बारे में है और दूसरा एनपीओ के बारे में है, एनपीओ एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो थर्ड मॉड्यूल की अगर आप वेटेज देखेंगे तो इसकी वेटेज है कहीं ना कहीं 25%, दैट मीन्स कितनी वेटेज कैरी कर रहा है, 25 मार्क्स। लेकिन अच्छी खासी कवरेज हो गई इन 3 मॉड्यूल्स में। आपको अभी शायद उतना ना समझ आए, जब आप जैसे जैसे करना शुरू करोगे आपको समझ आएगा कि काफी सारी यहाँ पे कवरेज है, राइट। और इसके बाद जैसे कि मैंने बोला मॉड्यूल 4 फिर आपका जो 4th यूनिट है बेसिकली वो सेक्शन बी को लेके है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बड़ी मजेदार बात है बच्चों, ट्रस्ट मी, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम जो आपके मेन कॉमर्स के जो प्रोफेशनल एग्जाम है सीए, सीएस, सीएमए, तीनों में से किसी में भी फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जाम में, फाउंडेशन लेवल में कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं जाता। इवन अगर आप सीए फाउंडेशन में कभी अगर आप देखोगे सिलेबस आपको पता होगा, नहीं तो आप देख लेना, वहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो सीएमए फाउंडेशन में, आप फाउंडेशन लेवल में ही कॉस्ट अकाउंटिंग को टच कर लोगे एटलीस्ट, ठीक है। बहुत इन डेप्थ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, लेकिन एटलीस्ट उसको टच कर लोगे। यानी जितनी नॉलेज आप कॉस्ट अकाउंटिंग की गेन कर लोगे फाउंडेशन लेवल पे, उस पर उतनी नॉलेज तो सीए में, अच्छा जब इंटर में घुसता है, सीए इंटर में आता है, तब वो करना शुरू करता है। आप उनसे 1 कदम 2 कदम आगे निकल जाओगे उस हिसाब से। हाँ, उसके अलावा लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चे पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे, वो आप नहीं पढ़ोगे अभी, वो आप पढ़ोगे इंटर में, राइट। तो गिव एंड टेक है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है। तो पहले तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई आपका पूरा सिलेबस किस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैं जो अपने आज के इस लेक्चर से शुरुआत करूंगा, एक्सक्यूज मी बच्चों, 1 सेकंड, मेरा माइक जरा देखना पड़ेगा। 1 सेकंड बच्चों, मैं जरा माइक टेस्ट कर रहा हूं। तो बच्चों हम आज जो चैप्टर शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हम लोग एक बार अपना सिलेबस करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे ऑब्वियसली वो थोड़े थ्योरेटिकल होंगे, क्योंकि आपकी कुछ बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज बनाई जाएगी जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा, तो आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग में क्या स्टेप्स होते हैं मोटे मोटे, क्यों जरूरी होती है अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, बात समझ आ रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, वो फ्रेमवर्क्स क्या है, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, नियम है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है, उसी के उन्हीं के क्योंकि इर्द गिर्द पूरी आपकी अकाउंटिंग चलती है, बात समझ आ रही है। इसलिए नॉलेज थोड़ी ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे साथ प्रॉपरली नियम से पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो ऑफकोर्स बोलूंगा एक प्रॉपर आपको रजिस्टर मेंटेन करना है,
सारे नोट्स मैं आपको लिखवाता रहूंगा, सारे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअली कवर करेंगे अपने सारे चैप्टर्स को, ऐसा नहीं कि हवा हवा में करेंगे। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, तो ये भी ध्यान रखना। कोई बच्चा ये नहीं सोचना कि भाई फास्ट ट्रैक वे में सिलेबस कर रहे हैं, क्योंकि हम दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम है। तो जरूरी है कि हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करें, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, जब आप सीएमए इंटर में आ जाओगे, सीएमए इंटर सेकेंड लेवल पे, वहां पे भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट मिलेगा, और जो चीजें आप यहां पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो वापस वहां पे आएंगी, और उसके अलावा और कुछ नई चीजें आएंगी। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, जैसा अभी हमने देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने बोला एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल एंड इंसॉल्वेंसी। जब आप इंटर में पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो यहां पढ़ा है, उसके अलावा आप अकोमोडेशन बिल और इंसॉल्वेंसी भी पढ़ोगे, कुछ नया ही पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जितना अच्छे से आप यहां पे पढ़ लोगे, आपको इंटर में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, वहां आपको और इजी लगेगा। ठीक है, तो मेरा तो यही कोशिश रहती है मेरी, कि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊं। और जब आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो बहुत जरूरी होता है कि हम प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से सारी चीजें लिखें, और उन नोट से फिर जब बाद में एग्जाम से पहले जब रिवीजन करने का टाइम आता है, तो अपने ही लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए जो नोट्स होते हैं, वो मदद करते हैं। तो मुझे पता है कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं, सर ये जो नोट्स आपने लिखे इसका हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। लेकिन मैं कभी भी बच्चों को अपने नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इससे क्या है, बच्चों को मैं लिथार्जी में डाल रहा हूं। अगर मैं यहां बैठ के आपको पढ़ाने के लिए लिख सकता हूं, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि आप जिनको आपको एक्चुअली एग्जाम देना है, आप क्यों नहीं लिख सकते। तो आपको मेरे साथ साथ नोट्स लिखने हैं। ट्रस्ट में, ये जो नोट्स लिखने की हैबिट है, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। इवन इस सब्जेक्ट में जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करने का टाइम आएगा, आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे नोट्स। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट एक रजिस्टर आप जरूर मेंटेन करना हमारी इन लेक्चर्स के लिए, और कुछ नहीं तो, जिसमें प्रॉपरली नोट्स वगैरह जो भी लिख रहे हैं हम लोग, उसको आपको करना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। चर्चा की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? ठीक है, तो प्रॉपरली हेडिंग डालते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम बोलते हैं, तो व्हाट डज अकाउंटिंग मीन? तो इसमें लिखना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी गई है, किसने दिया अभी बताऊंगा। तो लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं काम करता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, जब भी मैं नोट्स लिखाऊंगा तो मैं फुल स्क्रीन कर दिया करूंगा, ताकि आपको कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, मेरी शक्ल देख के आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, comma, transactions and events which are in part at least of a financial nature and interpreting the results thereof.
तो आपकी जानकारी के लिए, ये जो हमने एक खतरनाक सी डेफिनेशन लिखी अकाउंटिंग की, ये किसने दे रखी है? ये दे रखी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिनको हम शॉर्ट में सीपीए भी बोलते हैं, सीपीए। तो जैसे इंडिया में होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स होते हैं बेसिकली, वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वैसे ही अमेरिका में जो होते हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बोलते, उनको सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई जिसको हम बोलते हैं। उसी प्रकार से यूएस में जो सीपीए का जो इंस्टीट्यूट है उसको बोलते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए ने ये खतरनाक सी डेफिनेशन दी है। जब भी जहां पे भी कोई अकाउंटिंग पढ़ता है तो वो यही डेफिनेशन पढ़ता है। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब बाकी डेफिनेशन में हमने लिखा क्या है वो हमें धीरे धीरे समझ आता है जब हम अकाउंटिंग का एक प्रोसेस समझना शुरू करते हैं। फिर भी एक बार देखो, रीड करना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये अकाउंटिंग में इनका क्या मतलब होता है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब अकाउंटिंग जो भी होती है वो मनी के टर्म्स में होती है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। इसका मतलब अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की बात करते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग में, हमें सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन देखनी होती है। इन पार्ट एटलीस्ट का मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट कुछ पार्ट ही सही, कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। अगर नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट का पूरा ट्रांजैक्शन है, जैसा हम हालांकि आगे बोलते हैं, लेकिन क्वालिटी की बात करी मैंने, हम बिजनेस में प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटेटिव जो पोर्शन है या जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सर्विस की क्वालिटी कैसी है, ये नहीं रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग में कभी भी, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल एलिमेंट ही नहीं है। तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, कि भाई जो रिकॉर्ड करा हमने ट्रांजैक्शन, उससे जो भी हमारा फाइनली आउटकम निकला, मैंने बोला हमने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया ये निकाला, तो सारा जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट निकल के आया उसको अब इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, ये पूरा आपका अकाउंटिंग है। क्लियर हो गया? यस, ठीक है। इसके अलावा एक बात हम और बोलते हैं, नेक्स्ट एरो में लिखते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या मतलब हुआ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का? क्या ये कोई भाषा है हिंदी या इंग्लिश जैसी? नहीं, वैसे ही हिंदी इंग्लिश जैसी भाषा नहीं है, लेकिन ये बिजनेस को समझने में मदद करती है। तो यहां पे लिख दो, इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्या क्या, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, जो हमारा बिजनेस हुआ उसके रिजल्ट्स क्या निकल के आए। रिजल्ट्स कीवर्ड हो गया, रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स का मतलब हो गया यहां पे प्रॉफिट या लॉस। भाई बिजनेस हम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। तो पहली बात, अकाउंटिंग की मदद से हमें पता लगता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, बिजनेस में जो काम हुआ पूरे साल दौरान सपोज, तो उसके रिजल्ट कैसे, उसका आउटकम क्या है, क्या हमने कुछ प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। बात समझ आ रही है? और दूसरा, सेकंड, पोजीशन ऑफ रिसोर्सेस, कि बिजनेस के पास किस तरह के रिसोर्सेज है, उनकी पोजीशन क्या है, राइट। इसको और बोल सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन।
आज के टाइम पे इसका एक अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस की जो हमने बात करी, इसका क्या मतलब है, आई एम श्योर आप में से सभी बच्चों को पता होगा, शार्क टैंक एक शो आता है टीवी पे, शार्क टैंक, राइट। शार्क टैंक में क्या होता है कि कुछ जो बिजनेस मैन होते हैं, जो ऑन्टरप्रेन्योर जिनको हम बोलते हैं, वो अपने बिजनेस को लेके आते हैं, अपनी कंपनीज वगैरह बेसिकली उन्होंने जो बनाई होती है वो आते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो आपके शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स बैठते हैं, जो जजेस बैठते हैं, जिनको सो कॉल्ड शार्क्स बोलते हैं, वो तो खैर जो भी है वो तो मार्केटिंग टाइम टर्म्स है, बट रियलिटी में तो इन्वेस्टर्स है। तो वो अपने बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं और फिर इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि उनको कंटेस्टेंट्स के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। तो आपने अगर शार्क टैंक एक्चुअली देखा होगा तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। जजेस जो हैं या जो भी बोलो, इन्वेस्टर्स बोलो उनको, वो कैसे डिसाइड करते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक शार्क बोला अमन मित्तल, तो अमन मित्तल कैसे डिसाइड करता है कि भाई उसको बिजनेस में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। वो लोग बिजनेस के बारे में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं, ठीक है। ऑन्टरप्रन्योर्स, फाउंडर्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड ले लिया, ये इधर उधर की बातें कर ली, वो सब ठीक है। लेकिन जो मेन जानकारी वो लेते हैं, वो कैसे कैसे सवाल पूछते हैं कि आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या रहा है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपके खर्चे कितने हैं। इस तरह की चीजें वो पूछ पूछ के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो तरह तरह की फाइनेंशियल चीजें पूछते हैं, जैसे मैंने रेवेन्यू बोला, मैंने प्रॉफिट बोला, इससे उनको क्या समझ आ रहा है, उनको बिजनेस के बारे में समझ आ रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल फिगर्स है, मैं कहता हूं ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज बन गई बिजनेस की, कि इससे उनको समझ आ रहा है भाई लैंग्वेज क्या है। भाई लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसी कोई भी साधन जिससे हम किसी और से कम्युनिकेट करके अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाए। तो हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस से जो फाइनेंशियल फिगर्स निकलती है, उससे हम सामने वाले को, अपने शार्क टैंक के जजेस को, इन्वेस्टर्स को बता पाते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं कि नहीं होते, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी हैं, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए, नहीं मतलब इन्वेस्टर को पैसा यहां लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अगली बात, यहां हमने बोला दो टर्म्स की हमने देखो यहां पे बात करी। हमने एक टर्म बोला ट्रांजैक्शन, दूसरा टर्म हमने बोला इवेंट। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया इवेंट। तो सवाल उठा ट्रांजैक्शन क्या होता है और दूसरा इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट, इसमें लिखो नेक्स्ट एरो, पहले लिखना ट्रांजैक्शन, इसमें लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, ऑफ एन एक्ट या अ बिजनेस और एन एग्रीमेंट। उदाहरण के तौर पे, ये तो मतलब ठीक है मीनिंग हो गया, बट एग्जाम्पल के तौर पे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं ना, लेन देन, लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, लेन देन, एक हाथ देना, एक दूसरे हाथ लेना, ये तो ट्रांजैक्शन है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, कोई एक्ट करना, कोई बिजनेस कैरी आउट करना, कोई एग्रीमेंट करना, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, परचेज ऑफ गुड्स, मैंने 10,000 के गुड्स परचेज करे अपने बिजनेस के लिए, ट्रांजैक्शन हो गई। समझ आ रहे। तो अब इवेंट क्या हुआ, भाई क्या दोनों एक ही चीज है, ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या दोनों सेम चीज है, नहीं सर। तभी तो अलग अलग डेफिनेशन में लिखा है, ट्रांजैक्शन अलग लिखा है, इवेंट अलग लिखा है, बिकॉज दोनों अलग चीज है। तो इवेंट का मतलब क्या होता है, तो इवेंट में लिखना रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऊपर जो ट्रांजैक्शन हुई उसका रिजल्ट क्या आया, उसको इवेंट बोला। एग्जाम्पल,
क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड आउट ऑफ परचेज्ड गुड्स ₹3,000 ₹3,000। मैंने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे थे, उसमें से कुछ मैंने बेच दिए होंगे, है ना। बेच दिया मतलब सेल कर दिया, वो भी एक अपने आप में एक अलग ट्रांजैक्शन है। परचेज करा था, वो भी ट्रांजैक्शन है। उसमें से अब मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है 3,000 रुपए का, हम कहते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, ये इवेंट है, ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुई भाई। मेरे पास 3,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। मैंने गुड्स परचेज करे थे, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज करे, उसमें से कुछ गुड्स बेच दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। अगर मैं गुड्स खरीदता नहीं, उसमें से कुछ बेचता नहीं, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। तो इसका मतलब इवेंट का मतलब क्या हो गया कि इवेंट हर ट्रांजैक्शन का या ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है कि मैंने गुड्स परचेज करे और गुड्स सेल करे, उसका रिजल्ट है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों रिकॉर्ड करते हैं भाई। हम अपनी किताबों में क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड करते हैं और हम अपनी किताब में परचेज और सेल भी रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, चलो। तो देखो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें समझनी है। उसके बाद जो ऊपर खतरनाक सी डेफिनेशन है वो अपने आप से सिंपल लगने लग जाएगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, अगला नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एक और नाम बढ़ सकता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस का फ्लो कैसे चलता है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, है ना, शॉर्ट में एकदम। ऑफ कोर्स अब हम अभी कोई डिटेल में तो पढ़ नहीं रहे, तो इसमें फर्स्ट लिखना आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो हमने बोला हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करना होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन है, कौन सी इवेंट है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिसको मैंने यहाँ पे मॉनेटरी बोल दिया। इसका मतलब ही क्या है, फाइनेंशियल नेचर। ऐसी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिसमें मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, जिसको पैसों के टर्म्स में आप तोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो जाता है कि भाई हम अपने बिजनेस में उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो मॉनेटरी नेचर के, फाइनेंशियल नेचर के, क्योंकि यही रिकॉर्ड होंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप बन गया अकाउंटिंग में, आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अगला मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड transaction and events in monetary terms. In monetary terms, मैंने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए जिसको मेरे को रिकॉर्ड करना है। अब क्या है, मैंने ये तो बोल दिया भाई ये मॉनेटरी नेचर का ट्रांजैक्शन। मैंने जैसे बोला सेल करी, मैंने बोला सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला मैंने सेल करी कोई, मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे, सेल करा। तो ये सेल करना मैंने बोला ये ट्रांजैक्शन तो है और ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर मैंने सेल करा तो ऑब्वियसली इसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये सेल हुई। अब कितना पैसा इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करनी, उसको मनी के टर्म्स में मेजर करना है। तो मैंने बोला भाई सेल हुई 10,000 रुपए की, ये मेजरमेंट है। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो आप, कोई भी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्ड करके चलते हैं,
उसको मेजर करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मनी आइटम्स में पता ही नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की हुई, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाओगे, अकाउंटिंग में वो कभी आ ही नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है वो बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट। ठीक है, ओके। थर्ड थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब बार बार ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में लिखेंगे, अब हम शॉर्ट में ट्रांजैक्शंस ही लिख दिया करेंगे। अब हमें समझ आ गया कि हाँ, ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कुछ इवेंट्स भी होती हैं, अगर दोनों भी मॉनिटरी नेचर की है तो दोनों भी रिकॉर्ड होती हैं। अब हमने ट्रांजैक्शन इवेंट्स आइडेंटिफाई करा, उसको मेजर कर दिया। अब अगला स्टेप होता है रिकॉर्ड करना, एक्चुअली उसको रिकॉर्ड करना। और ये रिकॉर्डिंग पता है कहाँ पे होती है? पता ही होगा आपको रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। ये होती है जर्नल में एंड सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक हो गई? ठीक है, राइट, यस। इसके बाद फोर्थ, तो फोर्थ हम अपने प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट के हिसाब से चल रहे हैं तो एक साथ लिख रहे हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग स्टेप में तोड़ के चलते हैं, मैं एक साथ लिख रहा हूं, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, classifying and summarizing the recorded transactions। ठीक है, तो अगला स्टेप होता है क्लासिफाई करना और समराइज करना। क्लासिफाई करने का क्या मतलब होता है? क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि हम सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साथ ग्रुप कर देते हैं, एक साथ अलग जगह कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला मेरे क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैंने बच्चों में सब में बोला कि लड़के सब एक साथ हो जाएं, लड़कियां सारी एक साथ हो जाएं। ठीक है, तो इसको बोलना क्लास, बोलते क्लासिफाई करना। तो जब हम ट्रांजैक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं, तो अब हम तो तरह तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी नेचर की हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल हुई वो भी रिकॉर्ड करी, परचेज हुई वो भी रिकॉर्ड किया, सैलरी पे करी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करो, रेंट पे करा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करो, कोई मैंने फर्नीचर खरीदा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड करो। तो कई सारी ट्रांजैक्शन इवेंट्स हो रही है अलग अलग तरह की, जो मॉनिटरी नेचर की, जो रिकॉर्ड हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। तो अब चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए धीरे धीरे हमारा ये भी काम हो जाएगी, हम चीजों को सिंप्लीफाई करें तो हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक साथ ग्रुप करना शुरू कर देते हैं। मैंने बोला सारी ट्रांजैक्शंस में से सेल वाली सब इधर आ जाओ, सारी ट्रांजैक्शन में से सैलरी वाली इधर आ जाओ, सारी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश से पैसा गया है या कैश में पैसा आया वो सब इधर आ जाओ। तो इस तरह से मैं सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना शुरू कर देता हूं। तो ये पता है कहां पे होता है, ये कैसे होता है? ये होता है लेजर में। किसमें? लेजर में। सुना होगा आपने नाम लेजर। तो जर्नल से हम लोग लेजर में क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं, क्लासिफाइंग करना करते हैं, शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। अब हमने लेजर्स में अलग अलग लेजर बना के सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर लिया। मैंने सारी सेल की ट्रांजैक्शन सेल्स के लेजर में डाल दी, मैंने सारी परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज के लेजर में डाल दी। अब मैंने लेजर खोल दिए, मैंने अलग अलग उसमें लेजर में अकाउंट्स वगैरह खोले होंगे। अब हमें जरूरी होता है कि भाई अब देखो अभी भी हमारे पास इतना बल्कि डेटा है, कितने सारे लेजर अकाउंट्स खुले पड़े होंगे भाई, कितने सारे लेजर अकाउंट्स खुले पड़े होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा एक कस्टमर है सोनू, मेरा एक कस्टमर सोनू है भाई, उसका बैलेंस कितना है, ढूंढो ढूंढो। अब मैंने देखा मेरे तो हजारों कस्टमर है, राम श्याम मोहन सोहन, दसियों है, हजारियों है, सौयों है, उसमें सब सोनू का कितना बैलेंस है ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये हाउ विल आई नो? उसके लिए मेरे को समराइज करना पड़ता है। मतलब ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो समराइजिंग जो की जाती है वो की जाती है इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हम सारी लेजर की समरी डाल देते हैं। देखो इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई, हमें एक ट्रांजैक्शन नहीं देखनी, फाइनली सेल मैंने देख ली, सेल का लेजर का इतना टोटल सेल हुई, इतनी मेरी टोटल परचेज हुई, इतना मैंने सैलरी पे करा, बात समझा कि इतना मेरा कैश का बैलेंस है।
तो समराइज करना हम शुरू करते हैं। समराइज करने का मतलब ये हो गया कि शॉर्ट में इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में हम चीजों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अब समराइज क्यों किया जाता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ताकि अल्टीमेटली हम अपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाए, राइट। तो अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट्स ही बनाना सबसे जरूरी काम है। पूरा अकाउंटिंग कर ही हम इसीलिए रहे थे, तो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद करता है क्या, ये समराइज्ड स्टेटमेंट, जिसको हमने बोल दिया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो अगला हमारा इसलिए अकॉर्डिंगली जो फिफ्थ कह सकते हो प्रोसेस का है या फिफ्थ पार्ट है ऑफ द प्रोसेस, वो है ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स of operations and determining financial state of affairs। तो इन अदर वर्ड सिंपल भाषा में आपने सुना होगा, ये हम बनाते हैं, मतलब या ये काम हम करते हैं बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम प्यार से फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसको हम प्यार से फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या पता लगा, इससे मुझे पता लगता है मेरा प्रॉफिट या लॉस, कि मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। और बैलेंस शीट से हमने जो पोजीशन की बात करी थी कि रिसोर्सेज की क्या पोजीशन है, इससे निकलता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का अगर मैं सीधा सीधा सिंपल वे में बोलना चाहूँ, इट मीन्स कि मेरे एसेट्स क्या हैं, मेरी लाइबिलिटीज क्या हैं, कितनी के एसेट्स हैं, मशीनरी कितनी की है, मेरे डेटर्स कितने के हैं, कैश में कितना पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी की है। इसी प्रकार से लाइबिलिटीज में सब आ गया कि मेरे ओनर का कैपिटल कितना लगा हुआ है, बैंक का लोन कितना है, बाहर वालों को कितना पैसा है, कितने मेरे क्रेडिटर्स ड्यू हैं, क्या मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कितने एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ लिखना, एनालाइजिंग interpreting the results। ठीक है, एनालाइजिंग द एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो मैंने अपनी फाइनल अकाउंट्स बना लिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल लिया, मैंने अपनी बैलेंस शीट बना के अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस निकाल ली। अब जरूरी हो जाता है कि मैं उसको एनालाइज भी करूं। अच्छा, मेरे प्रॉफिट्स कैसे हैं। भाई बचपन में क्या होता था, आप स्कूल में जब थे, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, आपको स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, जिसमें आपके पूरे साल में आपके पूरे कारनामों का चिट्ठा किट्टा सब इकट्ठा होता था, लिखा होता था। तो उस रिपोर्ट कार्ड को क्या करते थे, आप बस देख के छोड़ देते थे या उसको एनालाइज करते थे? आपसे ज्यादा तो आपके मम्मी पापा करते थे। अच्छा, हमारा बेटा साइंस में पीछे है, अच्छा हमारा बेटा मैथ्स में अच्छा है, अच्छा हमारा बेटा इंग्लिश में कम है। तो ये क्या है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, समझना कि रिजल्ट तो ठीक है निकल गया, पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस तो निकल गया, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन तो निकल गई, लेकिन अब उसको समझना कि क्या है, कैसी पोजीशन है ना। जैसे शार्क टैंक में बैठे जजेस समझते हैं, आपसे उन्होंने पूछ तो लिया सब, अब वो अपना एनालाइज करते हैं मन में, अच्छा सेल इतनी है, प्रॉफिट की ऐसी सिचुएशन है, या इतने लॉसेज हैं, तो हमारे हिसाब से वैल्यू इतनी होनी चाहिए बिजनेस की, लेकिन ये मांग इतना रहे हैं, तो हम अपना ऑफर देंगे, सामने वाला काउंटर ऑफर देगा एंड सो ऑन। तो ये सब क्या प्रोसेस है, ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला स्टेप है। ठीक है, ये तो मैंने कहा शार्क टैंक ऐसी आपको भद्दा सा एक एग्जाम्पल दे जा रहा हूं ताकि आप चीज को लिंक कर पाओ। और फाइनली 7th नंबर पे आपका होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। ठीक है, तो आपने एनालिसिस वगैरह कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया, अब जितने भी यूजर्स हैं अलग अलग, उनको कम्युनिकेट करना, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपकी निकली
इन फाइनल अकाउंट से उसको कम्युनिकेट करना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। और एक टाइमली मैनर में होनी चाहिए भाई। अगर हम अपने ओनर्स को रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना चाहते हैं, तो ये टाइमली मैनर में होना चाहिए। ये थोड़ी कि 2-3 साल बाद हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, टाइमली मैनर। अब यूजर्स कौन कौन होते हैं वो हमारा एक सेपरेट डिस्कशन होता है, ठीक है, वो हम अलग से देख लेंगे। तो हमारे क्या स्टेप्स बन के आए, देखो अब हम हाईलाइट करना शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो आइडेंटिफाई करा उसको मेजर करना, फिर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में होता है, फिर इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को पहले क्लासिफाई करना और उसको फिर समराइज करना। क्लासिफाई करते हैं लेजर में, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, तो रिजल्ट्स हमारे ऑपरेशंस के कैसे रहे, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब निकालना। फिर है एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स को। उसके बाद यूजर्स को कम्युनिकेट करना। तो ये हमारे देखो पूरा एक अकाउंटिंग का प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकसद क्या है अकाउंटिंग करने का। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इसमें क्या करके लिखना शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लिखना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, enabling them to take rational decisions। तो जो अलग अलग यूजर्स हैं जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस की, जैसे हमने शार्क टैंक के जजेस की बात करी या इन्वेस्टर्स की बात करी, उनको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन ताकि वो सही सही डिसीजन ले पाए। उसके बाद सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, है ना, ताकि हमारी सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली उसका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। ठीक है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहे। फिर तीसरा ascertainment of results of recorded transactions। ascertainment of results of recorded transaction। ठीक है, ये काम कैसे होता है, ये काम होता है by preparing प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को घर पे प्यार से इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बेसिकली रिजल्ट्स पता लगता है कि भाई हमारे बिजनेस में जो सब हुआ उसके रिजल्ट्स क्या हैं, प्रॉफिट हुए कि लॉस हुआ। और साथ ही साथ इसी का भाई अगला ऑब्जेक्टिव ascertainment of फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और ये काम कैसे होता है, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को घर में प्यार से पता है क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। चलो, तो आई होप पहले मुझे कमेंट्स में यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे एक बार बताना, वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट डाल दो प्यारा सा कि हाँ सर यहाँ तक सारी बातें हमने
कर ली कवर, हम साथ साथ लिख रहे हैं और हमें सारी बातें ओके हुई हो रही हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग डालना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के हम यूजर्स की बात कर रहे थे पहले भी। तो कौन होते हैं ये यूजर्स, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है लोग, कहां से आते हैं ये लोग, है ना। तो एनीवे दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में बेसिकली आते हैं आपके एक तो मैनेजमेंट और दूसरे आते हैं आपके ओनर्स। ठीक है, और बाकी एक्सटर्नल यूजर्स में आपके अदर आउटसाइडर्स आते हैं। अभी हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे वैसे, जैसे बैंक्स हो गई जो आपको लोन दे रहे हैं, क्रेडिटर्स हो गए जिनसे आप सामान उधारी पे खरीद रहे हो, राइट। एम्प्लॉयज हो गए जो अपना खून पसीना बहा के आपके लिए काम कर रहे हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से डिस्कस करते हैं सारे यूजर्स को। तो ध्यान रखना पहली बात, दो तरह के यूजर्स हैं। एक हमने बोला इंटरनल यूजर्स, घर के लोग। दूसरा हमने बोला एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर के लोग। इंटरनल यूजर्स में सिर्फ आपके दो यूजर्स आ गए, एक आ गए मैनेजमेंट, एक आ गए ओनर्स। इनके अलावा जितने भी यूजर्स हम बोलेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट आ गए आपके, फर्स्ट में लिखना इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा था, शार्क टैंक के जो शार्क्स हैं वो कौन है, इन्वेस्टर्स हैं। जो अपना पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो हमने बोला यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस से अल्टीमेटली क्या निकल रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल जानकारी निकल रही है, सब कुछ। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स को क्या जानने में दिलचस्पी होती है, क्यों उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाननी है। शार्क टैंक के जो शार्क्स है उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्यों क्यों रिक्वायरमेंट है फटाफट से भाई। एक तो इनको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं, टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, उसके बाद और क्या जानना होता है उनको, टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव, प्रॉस्पर, टू सर्वाइव, प्रॉस्पर एंड गिव रिजल्ट्स। कि भाई ऐसा तो नहीं कि कंपनी में हम आज इन्वेस्ट करें और कल ही कंपनी का दिवाला निकल जाए, बंद हो जाए, सर्वाइव ही ना कर पाए। तो भाई कंपनी की सर्वाइव करने की एबिलिटी है कि नहीं है, क्षमता है कि नहीं है, क्या प्रॉस्पर कर सकता है। प्रॉस्पर बोले तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रो कर सकता है बिजनेस। आपने देखा होगा शार्क टैंक में जजेस फ्यूचर को ध्यान में रखते हैं कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो समझने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इसी प्रकार से इन्वेस्ट, क्या ये जो कंपनी है, जो भी बिजनेस है, क्या ये रिजल्ट्स दे पाएगा, मतलब प्रॉपर अच्छे से अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये सारी चीजें जानना। अच्छा, और बाकी तो आपका वही है, इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है या फ्यूचर में करेगा, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
जैसे शार्क टैंक में बहुत बार वो पूछते हैं कि आपने क्या लोन उठा रखे हैं, क्या डेट्स हैं आपके पास, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा डेट में फंसे हुए हो, राइट। तो ये सारी चीजें देखना काम होता है इन्वेस्टर्स का, तो इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। और इन सारी चीजों की जानकारी कहां से मिलती है उनको, उनको मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां से निकल रही है, अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो इसलिए हमने ये घुमा के लिंक कर दिया कि ये अकाउंटिंग के यूजर्स बन गए। समझा गया। अच्छा, दूसरे हो गए आपके इंप्लॉइज। इंप्लॉइज, तो देखो इंप्लॉइज का क्या इंटरेस्ट है, इंप्लॉइज को क्या रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, टू इंश्योर फेयर रेम्युनरेशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और टू नो स्टेबिलिटी, continuity and growth of the enterprise। तो एम्प्लॉयज जानना चाहते हैं भाई हमें सही सही सैलरी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। रिलायंस जैसी कंपनी लाखों करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, इतने भयंकर ढंग से ग्रो कर रही है, उस हिसाब से हमें सही सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। कई सारी कंपनीज में बोनस वगैरह मिलते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करते हैं। लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, बोनस लिंक्ड विथ प्रॉफिट्स। तो भाई जितने प्रॉफिट्स कमाए उसके हिसाब से हमें सही बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्या कंपनी सही सही अमाउंट सही सही ढंग से हमारी पीएफ वगैरह में पैसा डिपॉजिट कर रही है कि नहीं कर रही है। टू नो स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, ऐसा तो नहीं हम फालतू में अपना खून पसीना बहा रहे हैं लेकिन कंपनी का दिवाला निकला पड़ा है, लॉसेस में पड़ी हुई है, किसी भी घड़ी में बंद हो जाएगी। कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो हमारी तो नौकरी चली गई ना हाथ से। तो आज ही देख लो भाई कंपनी सही है, फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठाक है भाई, ऐसा तो नहीं कि कल को हमारी जॉब भी खतरे में आ जाएगी। इन सारी जानकारियों के लिए इंप्लॉइज को इंटरेस्ट होता है इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये इस तरह की जानकारियां इंप्लॉइज को मिलती है। ठीक है। अच्छा, और थर्ड, लेंडर्स। लेंडर्स, लेंडर्स बोले तो जो लोन दे रहे हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, है ना। तो लेंडर्स की क्या बात हो गई भाई, लेंडर्स को क्या इंटरेस्ट है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, वो क्या जानना चाहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, टू अंडरस्टैंड द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, दैट इज एबिलिटी टू रीपे the loan along with interest। along with interest। तो भाई लेंडर्स जैसे बैंक्स वगैरह जो लोन्स देती हैं उनको क्या इंटरेस्ट है, वो क्या जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। भाई कंपनी की बिजनेस की हैसियत है भी अपने लोन को रीपे करने की, हम लोन दे दे कल को और हमें वो पैसा वापस ही ना मिले, उस पर हम कुछ इंटरेस्ट ही ना मिले, तो क्या फायदा लोन देने का। ठीक है। तो लेंडर्स को सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता लगता है, ये कीवर्ड्स है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रीपे द लोन्स अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब लोन्स वगैरह का रीपेमेंट करने की कितनी क्षमता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। ठीक है। तो आपने जैसे क्लास 12 में पढ़ा था रेशियोज, रेशियोज में याद है आप सॉल्वेंसी रेशियोज निकालते थे, डेट टू इक्विटी रेशियो और बहुत सारे इस तरह के रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
तो इस तरह के रेशियोज देखे जाते, निकाले जाते लेंडर्स द्वारा। और ये रेशियोज निकालने के लिए उनको जानकारी कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग से भाई। अल्टीमेटली कहां से मिल रही है सारी इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग से। डेट टू इक्विटी रेशियो में चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो कहां से मिल रहा है लॉन्ग टर्म डेट्स की जानकारी, शेयर होल्डर्स फंड्स की जानकारी? अकाउंटिंग से। ठीक है जी। चलो चौथा, फोर्थ, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। तो इनको क्या आफत आ गई भाई? इनको क्यों चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इनको क्या इंटरेस्ट है? तो इसमें लिख लो, टू अंडरस्टैंड क्रेडिट वर्दीनेस एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। टू डिसाइड ऑन क्रेडिट पॉलिसी। तो सप्लायर्स कौन है भाई? क्रेडिटर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिनसे हम उधारी पे सामान खरीदते हैं। मुझे रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं या मुझे कोई भी अपना स्टॉक इन ट्रेड खरीदना है, तो ये वो सप्लायर्स है जो हमें क्रेडिट पे देते हैं, हम जिनसे क्रेडिट परचेज करते हैं। तो उनको जानना होता है कि भाई हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं उधारी, ये थोड़ी 2-4 सालों के लिए देते हैं, रेयरली 2-4 साल के लिए देते हैं, वरना तो शॉर्ट टर्म देते कि भाई 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 30 दिन, इस तरह से। तो इनको इसमें इंटरेस्ट होता है। लेंडर्स की बात करी थी तो यहां वैसे बैंक्स वगैरह की बात करते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म वाले लोन्स देते हैं, है ना। हालांकि लॉन्ग टर्म के साथ वो शॉर्ट टर्म वाली भी देते हैं, वो अलग बात है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ये सारी चीजें भी दी जाती है बैंक द्वारा। और आपको बात समझ आ रही होगी, वर्किंग कैपिटल के लोन्स भी होते हैं। ठीक है, चलो। और फिफ्थ, फिफ्थ है कस्टमर। तो कस्टमर को क्या चाहिए भाई? इसमें लिखो, तो इसमें लिख सकते हो कंसर्न्ड विद स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू एडेड बाय एन एंटिटी as their functioning is also dependent on the business। मानो मैं कॉफी पीता हूं और सालों से मेरी एक ही कॉफी है जो मैं पी रहा हूं, नेस्कैफे की। और मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, मैं बस बता रहा हूं, मैं नेस्कैफे की कॉफी पीता हूं मानो सालों से, और कोई कॉफी मेरे से हजम ही नहीं होती, मुझे और कोई कॉफी पसंद ही नहीं आती। तो अब मैं नेस्कैफे का कस्टमर बन गया। अब एज अ कस्टमर मुझे क्या जानने में इंटरेस्ट है कि यार ये जो नेस्कैफे है बेसिकली नेस्ले कंपनी की है, तो जो नेस्ले कंपनी है, ये नेस्ले कंपनी की भाई फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या ये सरवाइव करेगी? मतलब मैं एज अ कस्टमर सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं? मेरी सेल्फिश नीड है, मैं सेल्फिशली सोच रहा हूं, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता नेस्कैफे के बिजनेस से, मैं उनका इन्वेस्टर नहीं हूं, मुझे उनके प्रॉफिट से वैसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब ये है कि भाई अगर ये बहुत ज्यादा लॉस में रही कंपनी, तो कल को तो क्या होगा? कल को कंपनी अगर बंद हो गई तो मेरी तो नेस्कैफे की कॉफी की आदत बन गई है, अब मैं कहां से लाऊंगा नेस्कैफे की कॉफी? वोडाफोन आइडिया की बात करता है आज के टाइम पे,
बहुत ही कठोर टाइम से गुजर रही है भाई। ऐसा लगता है, कितनी बार ऐसा लगता है कि आए यार ये तो आज ही बंद होने वाली है, तो कल ही बंद हो जाती है। अभी वोडाफोन आइडिया, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देखते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आपको आइडिया है तो। अब वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के बारे में सोचो, सालों से यूज कर रहे हैं। मैं अपने खुद के फादर का एग्जांपल देता हूँ। पहले दिन से, जिस दिन से वो मोबाइल नंबर यूज करना शुरू किया है, उस टाइम वो हच होता था शायद। मतलब वो पहले से ही आप समझ लो वोडाफोन के कस्टमर है, आज तक आदत हो गई है। कल को वोडाफोन बंद हो गई बिकॉज भाई वो बहुत लॉसेस में है, कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे। ये तो मैंने ऐसे थोड़े टाइम पास वाले एग्जांपल दिए, लेकिन थोड़ा और बिजनेस माइंडेड वाले एग्जांपल भी दे सकता हूं इसमें मैं, है ना। मैं बिजनेस माइंडेड वाले एग्जांपल भी दे सकता हूं। मानो मैं कोई केमिकल बनाता हूं, मानो केमिकल ए। मैं केमिकल ए का मैन्युफैक्चरर हूं, मानो मैं ऐसी कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं। मैं केमिकल ए का मैन्युफैक्चरर हूं। इसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट होती है एक रॉ मटेरियल की, मैं बोल देता हूं रॉ मटेरियल एक्स। इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं प्रोक्योर करता हूं एक किसी कंपनी से जिसका नाम है PQR एंड कंपनी। तो अगर मैं अपनी बात करूं, ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है ऐसा समझ लो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं PQR एंड कंपनी का कस्टमर हूं। क्यों? क्योंकि मैं PQR एंड कंपनी से रॉ मटेरियल एक्स खरीदता हूं, तो मैं कस्टमर हो गया। अब ये एक बहुत ही मानो ऐसी सोचो मन में कि बहुत ही क्रूशल रॉ मटेरियल है, बहुत ही जरूरी रॉ मटेरियल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल है, और मेरा मेन बिजनेस ही केमिकल है बना के बेचने का है। कल को अगर PQR कंपनी, मानो मैंने देखा ये लॉसेस में थी, और कल को ये बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो मेरा तो एक सप्लायर चला गया, मैं जिससे खरीदता था रॉ मटेरियल एक्स। अब मैं कहां से खरीदूंगा? समझ आ रही है? तो एज अ कस्टमर मेरे को थोड़ी सी, मतलब ऐसा नहीं मैं बहुत ही ज्यादा PQR कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से निर्भर हूं, मतलब उस पर डिपेंडेड हूं। लेकिन मेरा खुद का बिजनेस, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, केमिकल ए का मैन्युफैक्चरर। मेरा खुद का बिजनेस डिपेंड करता है इस रॉ मटेरियल पे, और ये रॉ मटेरियल के लिए मैं डिपेंडेंट हूं PQR कंपनी पे। PQR कंपनी बंद, हो सकता है मुझे रॉ मटेरियल एक्स मिलना बंद हो जाए आसानी से, तो मैं केमिकल ए नहीं बना पाऊंगा, तो मेरा ही बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, कंसर्न विद स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू एडेड बाय एन एंटिटी एज देयर फंक्शनिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस। मैंने इसमें नेस्कैफे का एग्जांपल दिया, भाई मैं बिना कॉफी के काम नहीं कर सकता, और मैं नेस्कैफे की कॉफी चाहता हूं। नेस्कैफे की कॉफी मिलनी बंद हो गई, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। या मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं, मेरे को केमिकल ए बना के बेचना होता है, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल एक्स चाहिए। PQR एंड कंपनी से मुझे रॉ मटेरियल एक्स मिलता है, बंद हो गई तो मुझे रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, मेरा केमिकल ए नहीं बनेगा, मैं बेचूंगा क्या? तो मेरी एज अ कस्टमर भी कुछ हद तक ही सही, लेकिन डिपेंडेंसी तो बन गई। तो एज अ कस्टमर मेरे को भी इंटरेस्ट है कि मैं जिसका भी कस्टमर हूं, मैं जिससे भी खरीद रहा हूं, उसकी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, राइट। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ, सिक्स लिखना, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, तो सरकार और उनकी एजेंसीज, इनको क्या है भाई पड़ी? इनको तो बहुत पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं टू इंश्योर करेक्ट असेसमेंट ऑफ देयर टैक्सेस। जैसे GST हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इसकी करेक्ट असेसमेंट के लिए निर्भर करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, कि सही सही टैक्सेस जमा किए जा रहे कि नहीं जी किए जा रहे। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिजनेसेस को, पब्लिक के पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, फॉर पब्लिक गुड। ये पॉलिसीज बनाती हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए। तो पॉलिसीज बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है।
इसके अलावा जैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट नेशनल इनकम निकालती है जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, है ना। बहुत सारी आरबीआई जैसी संस्थाएं पॉलिसीज बनाती है, मॉनिटरी पॉलिसीज। तो ये सब बनाने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये सारी चीजें होती है, लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी एक आपका कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को हेल्प करने में इन मेकिंग ऑल दीज पॉलिसीज या परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शन। ठीक है, तो मैंने बोला सरकार प्राइसेस को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी से। ये आपने इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कंपटीशन को कंट्रोल करती है, एटसेट्रा। मतलब सरकार का इस तरह के बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो अपने इन रोल्स को परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और वो कहां से मिलता है? वो मिलता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से। आपने सुना होगा बजट निकाला जाता है, हर साल सरकार बजट निकालती है। तो बजट क्या है? पॉलिसीज हैं। और बजट कहां से निकल रहे हैं? मतलब बजट निकालने के लिए क्या चीजें देखी जा रही हैं? कंपनीज की ओवरऑल इंडस्ट्री को समझा जा रहा है, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा तो इन डेप्थ क्या ही बताऊं मैं आपको, राइट। अच्छा, और सेवेंथ, पब्लिक। पब्लिक, तो पब्लिक को क्या पड़ी है भाई? बिजनेस कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी। कि भाई कोई बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या वो ढंग से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं अक्सर सोचता हूं, मतलब मैं अब बहुत थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्शियल बात करूं, लेकिन रिसेंट जो न्यूज़ वगैरह चलती है रिलेटिंग टू मुकेश अंबानी जी की जो न्यूज़ आजकल आ रही है उनकी पर्सनल चीज से रिलेटेड, बेसिकली जो उनके बेटे की शादी से रिलेटेड जो तरह तरह की सेलिब्रेशन की जा रही है। कभी पूरा मतलब जामनगर जैसी जगह पे पूरा वेन्यू बुक कर दिया पूरा, या फिर आपका क्रूज बुक कर दिया, ये पार्टी वो पार्टी। एक शादी के आगे पीछे इतनी सारी चीजें हो रही है, तो मेरे दिमाग में अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं। अब मुकेश अंबानी बिजनेस कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस है। मेरे दिमाग में अक्सर ख्याल आता है, यार ये कंपनी इतना अच्छा कर रही है रिलायंस, मुकेश अंबानी को इतना अमीर कर दिया इस कंपनी ने, ये इतना खुल के इस तरह से बिल्कुल बेशर्मी से पैसे उड़ाए जा रहे हैं मुकेश अंबानी द्वारा भाई अपना बेटे की शादी के ऊपर। तो मेरे दिमाग में अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर यार इतना पैसा है, थोड़ा सा इन चीजों को कट शॉर्ट करके मुकेश अंबानी क्या सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है? भाई हमारे देश में गरीबी भी उतनी है, गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे भूखे बैठे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। तो यार थोड़ा सा पैसा अगर उनको अपना लगा है, भाई मैं तो ये सोचता मेरे पास पैसा होता तो मैं डेफिनेटली बिना सोचे इन चीजों में जरूर लगाता। हाँ, मैं अपने ऐश और आराम जरूर करता, वो अलग बात है, लेकिन ये भी करता। तो मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि रिलायंस जैसी कंपनी, मुकेश अंबानी जैसा इंसान जिसके पास इतना पैसा पड़ा है, ये सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या मुंबई में उनका घर है, क्या कभी ऐसा होता है कि वहां पे वो जाके मतलब कुछ अच्छे लेवल पे अच्छी क्वालिटी की मील्स का ऑर्गेनाइज करे गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए कोई स्कूल खोल दिए जाए? इस तरह की चीजें मेरे दिमाग में अक्सर आती है। कितने सारे होमलेस लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, उनके लिए कुछ शेल्टर्स निकाला बनाए या कुछ भी करें। इसके अलावा क्या रिलायंस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो, क्या जिस लेवल पे कंपनी ग्रो कर गई है, क्या उस हिसाब से इनके एम्प्लॉयज हैं? क्या क्या इस हिसाब से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की है? ऐसी चीजें दिमाग में आती है। बात समझ आ रही है? तो पब्लिक को इस तरह की जानकारी से इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, हमने फिर कुछ इंटरनल यूजर्स की भी बात करी थी। जैसे हमने बोला था, एक हमने बोला था मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंटरनल यूजर्स थे।
इंटरनल यूजर्स में आते थे और दूसरे थे ओनर्स। तो इनको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो मैनेजमेंट में आप मतलब मैनेजर्स, मैनेजमेंट को क्यों रिक्वायरमेंट है? तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। तो उनको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल जानकारी की जरूरत पड़ती है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है। इसी प्रकार से ओनर्स को क्या चाहिए होता है? उनको जानना है कि भाई क्या प्रॉफिट या लॉस हमने कमाया, क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ओनर्स ने कर रखी क्या उस पर कुछ रिटर्न कमाया, उन्होंने जो कैपिटल लगा रखा है उसकी सेफ्टी है कि नहीं, सेफ्टी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि ओनर्स सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो इस तरह की जानकारी उनको चाहिए होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही करना है हमको। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, पहला लेक्चर था, ज्यादा इसमें हैवी नहीं करेंगे इस लेक्चर को, है ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपने लेक्चर को जो भी है बड़ा करना है, या कवरेज जो भी है उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और आप चाहते हैं कि मैं इसको लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, प्रोवाइडेड मुझे आप लोगों का, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ 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 बच्चों, नन्ना सा चैनल है मेरा, इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाना इस लेक्चर्स को, ताकि और भी बच्चे जो CMA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, विदाउट एनी क्लासेस पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये इस लेक्चर, फ्री लेक्चर्स के बारे में पता लग जाए, जिसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो बाकी मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज जरूर कर लेना आज जितना भी पढ़ा, और फिर अगले लेक्चर में और जोरदार ढंग से पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। बाय बाय एंड टेक केयर।